चलिए तो मिसलीनियस स्टार्ट करता हूँ वेक्टर वाले चैप्टर की, चैप्टर 10 की मिसलीनियस एक्सरसाइज। जैसे पहला क्वेश्चन है मिसलीनियस का, पहले क्वेश्चन में उसने ये कहा है कि राइट डाउन अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। जब एक्स वाई प्लेन की बात की है तो केवल एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना ली हमने। मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से 30 डिग्री का एंगल बनाते हैं और यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। मतलब ये लेंथ 1 दे दी उसने। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है कि इतनी लेंथ 1 है। सपोज आप इसे ओ ए मान सकते हैं, ठीक है। तो इस ओ ए को हमें आई कैप और जे कैप की टर्म्स में लिखना होता है। एक्स वाई प्लेन में के कैप नहीं आएगा, आई कैप और जे कैप। तो आई कैप और जे कैप देखने के लिए आप इस पॉइंट ए का आइडिया लेंगे। ये पॉइंट क्या होगा, मान लिया ये पॉइंट एक्स कोमा वाई है। ए पॉइंट सपोज एक्स कोमा वाई है, तो एक्स तो इतनी डिस्टेंस होगी, ये वाली डिस्टेंस x होगी और ये डिस्टेंस y होगी। तो आप एक बार इस ट्रायंगल ओ ए बी को ध्यान से देखें। इसमें आप ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से x और y फाइंड कर सकते हैं। जैसे y/1 होगा sin 30 यानी कि 1/2 तो y की वैल्यू आपको 1/2 मिल गई। ऐसे ही x/1 होगा cos 30 की वैल्यू होता है √3/2, मतलब x की वैल्यू आ गई √3/2। ठीक है ना। तो देयरफॉर ये वेक्टर ओ ए हो जाएगा, ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो x मतलब √3/2, आई कैप y कितना था, हाँ जी y आया था 1/2 जे कैप। तो इस तरीके से ये ओ ए वेक्टर मिल गया हमें, ये यूनिट वेक्टर होगा। अच्छा सेकंड क्वेश्चन तो सभी बच्चे कर लेते हैं, सेकंड में दिक्कत नहीं आती। थर्ड देखो, थर्ड की आप एक बार लैंग्वेज समझो। लिखा हुआ अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। बुक लेके बैठना। लिखा हुआ अ गर्ल वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। तो बोर्ड पर ना ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे बना लेते हैं। ईस्ट उधर होता है, वेस्ट ये, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। मान लिया स्टार्टिंग में लड़की यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट किया उसने, और जहां से स्टार्ट किया वहां ओरिजिन मान लिया हमने। यहां से स्टार्ट किया और 4 किलोमीटर वेस्ट में गई। वेस्ट इधर होगा देखो, तो यहां तक आ गई वो 4 किलोमीटर। ध्यान से समझते रहना, वेस्ट में आ गई 4 किलोमीटर। यहाँ सपोज ए पॉइंट पर पहुंच गई यहां तक आके। उसके बाद क्या हुआ, फिर वो 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ में चली 3 किलोमीटर। अब 30 यहां से, ध्यान देना ए, यहां से 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, एक वर्ड लिखा हुआ है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। पहले इसका मीनिंग समझो। दो चीजें होती हैं दरअसल, एक हो जाता है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इनमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को, इसे समझ लो एक बार। जैसे अगर लड़की यहां पर खड़ी हुई है, दिखाई दे रहा है सबको, अगर वो यहां खड़ी है तो नॉर्थ ऊपर है उसके और ईस्ट उसके इधर होगा। जब यहां खड़ी हुई है, ईस्ट इधर है, तो वो यहां से उसे नॉर्थ ईस्ट में, मतलब इधर कहीं मुड़ना है। अब इधर मुड़ने का क्या दे रखा है, 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ जाना है। मतलब ये हुआ ईस्ट ऑफ नॉर्थ को अगर हम लिखें तो ऐसे ही लिखेंगे, नॉर्थ के ईस्ट में। देखो हिंदी में बोला मैंने, 30 डिग्री नॉर्थ के ईस्ट में। अब वो यहां खड़ी है, ये नॉर्थ है, हाथ का इशारा समझना मेरा, ये नॉर्थ है। यहां से ईस्ट की तरफ चलना है उसे 30 डिग्री का बना के। देखो ये नॉर्थ है, यहां से ईस्ट की तरफ चलना है 30 डिग्री बना के ऐसे, मतलब ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा। ठीक है, ये बात बहुत जरूरी थी इसमें। और ये 3 किलोमीटर गई, मतलब ये 3 किलोमीटर जाके बी पर पहुंची। मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं, अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट दे देता, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के नॉर्थ में, तो तब तुम क्या करते, देखो यहां पे खड़ी हुई है लड़की, अगर ये कह देता नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के नॉर्थ में, तो यहां से ईस्ट तो इधर है, इधर ईस्ट दिख रहा है इसे, इसके नॉर्थ में जाना है 30 डिग्री बनाते, यहां से 30 डिग्री बनाते हुए, तब इस स्थिति में एंगल ये होता। ठीक है, तो ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट एक बात नहीं है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट कौन सा दे रखा है, एंगल कहां से बनेगा, ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना।
तो अगर नॉर्थ ऑफ ईस्ट होता तो 30 बनाते, ईस्ट ऑफ नॉर्थ है तो नॉर्थ के ईस्ट में 30 बनाना है, मतलब ये एंगल 30 होगा। अब अगर ये एंगल 30 होगा ना मेरे भाई, तो ये एंगल 60 हो जाएगा, देखो, ठीक है। और आपको ये बी, अब पूछा क्या है आगे, आगे ये पूछा गया है, डिटरमाइन द गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट ऑफ डिपर्चर, मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया इसका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में आप जानते हैं कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल को ले लिया जाता है खाली, मतलब ये आपको ओ बी, ये ओ बी फाइंड करना है। कुल मिलाकर इस क्वेश्चन में आपको ओ बी फाइंड करना है। तो क्लियर हुआ ये, ठीक है। अब इस ओ बी को फाइंड करने के लिए आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का हिसाब किताब लगा लो। यहाँ पे ओरिजिन मान लो जहां से उसने चलना स्टार्ट किया था, ये एक्स एक्सिस, तो इधर माइनस एक्स ले लो आप, ऊपर आप वाई लोगे, ठीक है, इधर माइनस एक्स। अब इस पॉइंट बी पर, बी को आप ऐसे देखो कि मान लिया ये माइनस एक्स कोमा वाई है। माइनस एक्स क्यों लिखा, क्योंकि लेफ्ट में माइनस का लेते हैं ना। इस डिस्टेंस को अगर मैं एक्स मान लू, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को एक्स मान लू, तो ये पॉइंट माइनस एक्स कोमा वाई होगा। ध्यान देना डिस्टेंस है ये, तो इसे माइनस एक्स नहीं मान सकते ना। ऐसे अगर मैं तुम्हें कहूं कि यहां से दो दो डिस्टेंस दूर जाके ये जो पॉइंट लगाओगे उसे आप -2, सपोज 5 ऊपर गए तो -2,5 ही तो लिखोगे, क्योंकि इधर आ रहे हो, डिस्टेंस तो दो ही चले। ऐसा तो नहीं कहोगे कि -2 चले, डिस्टेंस तो दो ही चले, लेकिन पॉइंट लिखा जाएगा -2,5। तो वही वाली बात है कि अगर हम डिस्टेंस इधर x चले, अगर इधर हम x डिस्टेंस चले तो पॉइंट लिखा जाएगा -x,y। ओके, तो ओ बी वेक्टर कुल मिला के हो जाएगा -x i प्लस y j। तो अब मोटा सा काम क्या रह गया हमारे पास कि हमें x और y की वैल्यू पता करनी है, ये x और ये y। अब देखो ये एंगल 60 है, ये y है, पूरी टोटल 4 थी तो इतनी बचेगी, ये 4 माइनस एक्स, ध्यान देना पूरी 4 थी, x इधर है तो ये वाली 4 माइनस एक्स बचेगी। 4 माइनस एक्स ये हो गई, y ये हो गई। इस ट्रायंगल को मैं अलग से बना के दिखाता हूं आपको, ये 4 माइनस एक्स, ये y, और ये डिस्टेंस 3, और ये एंगल 60 डिग्री। तो आप क्या करो, वही ट्रायंगल वाला रूल कि y/3 इक्वल टू साइन 60। साइन 60 की वैल्यू होगी भाई √3/2, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3√3/2, और यहां से 4 माइनस x/3 इक्वल टू cos 60, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो cos 60 की वैल्यू 1/2, इसे इधर भेजा 3/2 हो जाएगा, 4 माइनस एक्स इक्वल टू 3/2, तो कुल मिलाकर x की वैल्यू 5/2 आ जाएगी, x की इतनी आ गई। तो देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट, हर डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा भाई, उसका डिस्प्लेसमेंट हिसाब किताब लगाते हैं, -kx i मतलब -5/2 i, और प्लस y 3√3/2 j, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आंसर वेक्टर के रूप में रखोगे तुम ऐसे ही। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत डिमांडिंग क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं इसे बता दूं तुम्हें, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ये तुमने है तो ये फिजिक्स का, और ईमानदारी से आप सोच के देखना, 11th में आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि मान लिया आपको इस तरीके से एक वेक्टर ए ऐसे बना हुआ है, कोई वेक्टर बी ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और आपको इन दोनों को ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप वेक्टर ए जितनी लेंथ है स्केल से उतनी ही लेंथ मेजर करके बिल्कुल सेम डायरेक्शन में, डायरेक्शन में चेंज नहीं करनी, वेक्टर ए ड्रॉ करोगे। ये वेक्टर ए का इनिशियल पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट है, ठीक है, ये इनिशियल हुआ शायद ए से स्टार्ट किया बी तक ले गए, या पी क्यू ले लो, पी क्यू। ओके, तो सबसे पहले आपको मान लिया a प्लस बी फाइंड करना है, मान लिया आपको a प्लस बी फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हमने पहले वाला वेक्टर ड्रॉ कर लिया, पहले वाला वेक्टर ड्रॉ किया हमने, उसके बाद इसका जो फाइनल पॉइंट होगा उसके फाइनल पॉइंट से बी वेक्टर ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल सेम उसी डायरेक्शन में, ऐसे डायरेक्शन यही रखनी है और लेंथ उतनी ही लोगे जितनी बी की लेंथ है, तो इस तरीके से।
तो यहां से P से Q पर पहुंचे, Q से अब R पॉइंट पर पहुंचे हम, ठीक है। तो इस तरीके से ड्रॉ करने पर इनिशियल को आप फाइनल से मिला दोगे तो यही वेक्टर कहलाएगा A प्लस बी, ठीक है। ये A और B दोनों वेक्टर का सम कहलाएगा। मतलब हमने A वेक्टर ड्रॉ किया, उसके टर्मिनल हेड से हमने B वेक्टर ड्रॉ किया, B का जो फाइनल पॉइंट आएगा बिल्कुल इनिशियल वाले को फाइनल से मिला होगा, तो ये इन दोनों वेक्टर A और B का सम कहलाते हैं। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है कि दो वेक्टर को ऐड करने का जो ट्रायंगुलर जो रूल है वो ये है। अब इसमें ये जो वेक्टर A प्लस बी आया, यहाँ इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर B और C जोड़ रखे हैं, ठीक है। तो मान लिया अपनी तरफ से मैं एज्यूम करता हूं, सपोज ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है, तो B और C को जोड़ रखा है उसने, ये वेक्टर A। B और C के सम को A से रिप्रेजेंट किया, ये वाला वेक्टर B और C का सम ही तो होगा, ये वेक्टर B और C का सम होगा वेक्टर A, ओके। अब आप इसमें देखो, ये जो बना PQR, मान लो अगर मैं इसे, ये PQR एक ट्रायंगल है, और हम जानते हैं कि ट्रायंगल की ये जो, अगर इसकी बात करें, इस वाले पोर्शन की, मैग्नीट्यूड ऑफ A का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ A का मतलब है यहाँ पर PR, ओके। मैग्नीट्यूड ऑफ B का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ B का मतलब है PQ, मैग्नीट्यूड ऑफ C का मतलब है यहाँ पर QR। अब आप खुद देखो कि क्या PR बराबर PQ प्लस QR हो सकता है। अब क्वेश्चन में ऐसे कन्वर्ट कर दिया और मैं आपसे पूछता हूं, इज PR इक्वल टू PQ प्लस QR? क्या PR PQ प्लस QR के बराबर होता है? तो ये नहीं होता। आप जानते हैं ट्रायंगल में एक साइड बाकी दोनों साइड के सम से छोटी रह जाती है, दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है, ये पढ़ रखा होगा आपने, दो साइड का सम तीसरी से बड़ा होता है, उसके इक्वल नहीं होता। क्लियर है ना ये चीज? तो ये चीज इक्वल नहीं होगी जब तक ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट हैं। नॉन कोलिनियर मतलब तीनों एक लाइन में नहीं है। हमने यहां यही तो एज्यूम किया, हमने यहां पर यही एज्यूम किया कि ये तीनों वेक्टर नॉन कोलिनियर हैं, मतलब एक सीध में नहीं है तीनों। नॉन कोलिनियर मतलब जो एक सीध में ना हो, देखो ये अलग ये अलग वो अलग, तो इनसे एक ट्रायंगल बनेगा। और अगर ट्रायंगल बना तो ये वाली बात ट्रू नहीं होगी। इसका मतलब यहां पर इस क्वेश्चन में दो है, दो पार्ट में आपको लिखना पड़ेगा। आप ऐसे लिखोगे इसका आंसर, अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं, कम समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन आपकी, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप भी करवा देता हूँ, बट मैंने ऐसे ही लिखवा रखा है बस इस क्वेश्चन को अभी, कि चलो समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो रहने दो। तो यहाँ पर तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा कि इफ A B C आर नॉन कोलिनियर, अगर ये नॉन कोलिनियर है मतलब ये एक ट्रायंगल बनाते हैं, नॉन कोलिनियर वेक्टर, देन वेक्टर A इज नॉट इक्वल टू B का मैग्नीट्यूड प्लस C का मैग्नीट्यूड, ठीक है। लेकिन अगर ये कोलिनियर है, अब कोलिनियर की स्थिति में क्या होता है, देखो ये PQ कोलिनियर मतलब एक सीध में ये AB, ये वेक्टर A बनाया, यहां से हमने वेक्टर B बनाया QR, तो इसमें तो PQ और QR को मिलके पूरा PR बन जाएगा ना, PQ और QR को जोड़ के पूरा PR। यही तो कंसेप्ट यूज करते हैं हम कोलिनियर के केस में भी, टेंथ में आप करते थे कि अगर दो साइड का सम तीसरी के बराबर आ गए तो तीनों कोलिनियर कहलाते हैं। तो ये लिखोगे कि इफ वेक्टर A वेक्टर B C आर कोलिनियर, अगर ये वेक्टर कोलिनियर है, कोलिनियर वेक्टर, देन वेक्टर A इक्वल टू होगा B प्लस C, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं मैं, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ C। तो ये वाली चीज ट्रू भी हो सकती है। ये ट्रू कब होगी, जब ये कोलिनियर है, और ये फॉल्स कब होगी, जब ये नॉन कोलिनियर पॉइंट है। तो इसी तरीके से आंसर लिखोगे आप। तो ये क्वेश्चन था, समझ में आया हो तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया वो छोड़ दो, इस टाइप का एग्जाम वगैरह में नहीं मिलेगा, ये कम समझ में आता है क्वेश्चन, मैं पहले ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा नहीं है और शायद सबका ये हो भी गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, मतलब 5 यूनिट मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर फाइंड करना है, एंड पैरेलल टू रिजल्टेंट, एक वर्ड आया हुआ है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो ये जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट का मतलब सम होता है यहाँ पे, ठीक है। या तो आप रिजल्टेंट वर्ड को काट के सम लिख लो,
नहीं तो रिजल्टेंट का मीनिंग सम होता है। कहीं भी कहे कि इन वेक्टर का रिजल्टेंट इतना आया, मतलब उन वेक्टर का सम इतना आया। ध्यान रखेगी ये बात। कोई कहे कि वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट फाइंड करो, तो मतलब ए और बी का सम फाइंड करो। ओके, तो रिजल्टेंट का मतलब सम है यहाँ पर। तो आपको इनके पैरेलल, मतलब इन्हीं की डायरेक्शन में, मैंने बता रखा है आपको 5 यूनिट का वेक्टर बनाना। पहले क्या करेंगे, पहले ये देख लें कि वो वेक्टर किसकी डायरेक्शन में है, वो है इन दोनों के सम की डायरेक्शन में। तो पहले इन दोनों का सम फाइंड कर लें हम। इन दोनों का सम फाइंड करते हैं, ए और बी का सम कितना होगा, 3i प्लस जे, बस 3i कैप प्लस जे कैप हो गया, के वाला तो कट गया, ये सम हो गया। अब इस वेक्टर के पैरेलल हमें 5 मैग्नीट्यूड का वेक्टर बनाना है, इस वेक्टर के पैरेलल 5 का। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए पहले इसे यूनिट बनाएंगे, तो ऐसे लिख लो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू। ये बात मैंने बताई थी, लिखा था, या तो पैरेलल टू लिखा हो, या एलोंग लिखा हो, या इन द डायरेक्शन ऑफ लिखा हो, वो सारी एक ही बातें होती हैं। तो यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए प्लस बी बराबर हो जाएगा 3i कैप प्लस जे कैप अपॉन अंडर रूट, इनका मैग्नीट्यूड लिखते हैं अपॉन में यूनिट वेक्टर बनाने के लिए, 3 3 और 1 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें वेक्टर लिखना है 5 यूनिट का, 5 मैग्नीट्यूड का। तो अभी इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 5 की मल्टीप्लाई कर दोगे मैग्नीट्यूड 5 हो जाएगा। तो वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 5, 5 मैग्नीट्यूड वाला पैरेलल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू होगा 5 अपॉन अंडर रूट 10। भाई 5 की मल्टीप्लाई कर दी और अंदर लिखा रहने दो 3i प्लस जे कैप, बस ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली रिजल्टेंट की वजह से दिक्कत आती है बच्चों को, शायद समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। 7 क्वेश्चन को मैं डिटेल तो नहीं बता रहा हूं आपको, ए बी और सी 3 वेक्टर दे रखे हैं। अब इसने कहा फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a माइनस बी प्लस 3c। तो क्या करोगे आप, ये 2a माइनस बी प्लस 3c तो फाइंड कर लोगे, चलो मैं कर ही देता हूं। इसमें हमें इसके पैरेलल एक यूनिट वेक्टर लिखना है, तो पहले इसे हम पता कर लें ये कितना होगा, और फिर इसे यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो इसे पता करते हैं 2a माइनस बी प्लस 3c। 2a मतलब a वाले को 2 से मल्टीप्लाई, ए वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, माइनस बी, तो इसे माइनस करके लिखेंगे, माइनस के 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप माइनस बी प्लस 3c, सी वाले को 3 से मल्टीप्लाई, 3i माइनस 6j प्लस 3k। ओके, अब क्या होगा, 2i से 2i कटेगा 3i, आई वाले तो 3 रह गए, जे वालों का हिसाब लगा लो, 2 और 1 3j हो गए, 6j घटेगा तो माइनस 3j रह जाएगा। 2k वालों का लगाओ, ये k वाले 2 माइनस 3, माइनस का 1 बचा, बल्कि माइनस 3k से प्लस 3k काट कर 2k रह गया। तो कुल मिलाकर ये बना। अब इसके अलोंग हमें यूनिट वेक्टर लिखना, भाई यूनिट लिख लियो इसका, मतलब यही वेक्टर और बटे में इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, हमेशा यूनिट वेक्टर लिखने के लिए वही वेक्टर और बटे में उसी का मैग्नीट्यूड लिख दिया जाता है। ओके, ये 7वां था। अब ये 8वां और 9वां क्वेश्चन खतरनाक से हैं, होते नहीं बच्चों से जनरली, देखो इनको। इस 8वें क्वेश्चन में एक तो हमें ये बात प्रूव करनी है कि तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं। तो 3 पॉइंट को जब कोलिनियर हमें प्रूव करना हो, तो सबसे पहले उन 3 पॉइंट से 2 वेक्टर बनाओ। एक वेक्टर आप ए बी बना लो और एक बी सी। ठीक है, पहले कोलिनियर कर लें, इस काम को बाद में सोच लेंगे, पहले पहला काम तो कर लें। तो ए बी वेक्टर फाइंड करने के लिए बी में से ए घटा दोगे, 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप हो जाएगा। बी सी फाइंड करने के लिए सी में से बी वाला घटाओगे, 6i कैप प्लस 3j कैप प्लस 9k कैप। ठीक है ना, अब अगर कोलिनियर प्रूव करना है तो इनके रेशियो देखते हैं हम, a1 अपॉन a2, 4 अपॉन 6 कितना हो जाएगा, ये 2 अपॉन 3 काट पीट करके। ठीक है ना, b1 अपॉन b2 ये भी 2 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 ये भी 6 अपॉन 9, तो 2 अपॉन 3 हो जाएगा काट के। ठीक है ना, तो हमने देखा तीनों रेशियो इक्वल हैं, देयरफॉर पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर।
पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर, तीनों इक्वल आ गए ना, तो तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। चलो ये काम तो खत्म हो गया। अब मेन बात इसकी आ जाती है, फाइंड द रेशियो इन विच बी डिवाइड्स ए सी। ये वाला क्वेश्चन 10th क्लास का नहीं लग रहा आपको? इस टाइप के तो 10th में करते थे रेशियो फाइंड करने वाले, वही वही यूज कर लो आप 10th वाला ही फंडा। ए सी, यहाँ पर ए सी लिखा हमने और बी इनके बीच में कहीं दिया, और हमें पता करना है कि ये बी ए सी को किस रेशो में डिवाइड करता है। तो हमने मान लिया कि ये इसे के रेशो वन में, जब भी हम रेशो फाइंड करते थे के रेशो वन मानते थे, मान लिया ये इसे के रेशो वन में डिवाइड करता है। ए पॉइंट दे रखा है आपको, बी पॉइंट भी पता है तुम्हें 5 0 -2, और सी पॉइंट भी पता है 11 3 और 7। अब आपके पास तीन फॉर्मूले होते थे, एक्स वाला m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सही है ना। अब x कोऑर्डिनेट उठाएं तो x कोऑर्डिनेट 5 है, इक्वल टू m1 x2 मतलब 11k हो जाएगा भाई ये, प्लस m2 x1 तो 1 हो जाएगा, 1 की 1 में कराएंगे, अपॉन k प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई आपने तो 5k प्लस 5 इक्वल टू 11k प्लस 1, यहां से 6k इक्वल टू 4, और कुल मिला के k की वैल्यू आ गई 2/3। तो ये जो b है वो ac को 2:3 में डिवाइड करता है। क्लियर हो गया? और वीडियो रोक रोक के इनके सॉल्यूशन जरूर नोट करते रहना भाई, जैसे ये क्वेश्चन हो गया रोक लो क्योंकि बोर्ड साफ होने वाला है फिर, ठीक है, रोक के सॉल्यूशन नोट करो, तुरंत फेयर कर लेना इनको, क्योंकि ये एक्सरसाइज भूल जाते हैं, इसमें बार बार रिपीटेशन लगता है। एक तो ये एक्सरसाइज और 10.2 का जो अगला पन्ना है वो, 10.2 का नहीं 10.3 का, 10.3 का नेक्स्ट वाला पेज है, और ये एक्सरसाइज दोनों से ही क्वेश्चन बनते हैं। बाकी वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट से ज्यादा कुछ क्वेश्चन बनते नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट का यूज होगा 3D वाले चैप्टर में, जो इसके बाद वाला चैप्टर है क्रॉस प्रोडक्ट, वहां बहुत ज्यादा यूजफुल है, यहाँ नहीं होगा ज्यादा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सावधानी से करना। देखो इस क्वेश्चन नंबर 9 को अगर मैं एक बार एक्सप्लेन करूं, यहाँ पर इसने कहा फाइंड अ पोजीशन वेक्टर ऑफ आर, आर पॉइंट के हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करने, विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट पी एंड क्यू हुज पोजीशन वेक्टर्स आर। 2 पॉइंट पी और क्यू दे रखे हैं, उनके पोजीशन वेक्टर ये हैं, हमें एक पॉइंट आर फाइंड करना है जो इन दोनों को एक्सटर्नली 1:2 में डिवाइड करता हो। एक्सटर्नल डिवीजन वाला आ गया, एक्सटर्नली 1:2 में। मैं आर पॉइंट इसके बीच में नहीं लिखा, क्योंकि बीच में तब आता जब इंटरनल डिवीजन हो, अगर इंटरनल होता तो मैं आर को यहाँ कहीं लिख देता और रेशो को के रेशो 1 मान लेता, सॉरी रेशो 1:2, लेकिन ये एक्सटर्नल दे रखा है, तो एक्सटर्नल का मतलब है आर इसके बीच में नहीं होता पॉइंट, ठीक है, तो मैंने अलग से लिख दिया। खैर ये सोच रहे होंगे फिर होता कहाँ है ना, कहीं इधर होते हैं, या तो इधर होगा या इधर कहीं होगा, डिपेंड करता है रेशो कितना है, ठीक है। मतलब इस लाइन सेगमेंट पी क्यू के बीच में नहीं होगा, होगा तो इसी लाइन पर कहीं, या तो इधर होगा या कहीं इधर होगा, वो हेडेक नहीं होती है हमारी। बस एक्सटर्नल रेशो दे दिया ना, तो हमें तो फॉर्मूला अपना याद रखना है, ओ आर इक्वल टू एक्सटर्नल के केस में 1 मल्टीप्लाई ओ क्यू, माइनस का निशान आएगा, 2 मल्टीप्लाई ओपी अपॉन 1 - 2, ठीक है। ऐसे ही लेते हैं, रेशो 1:2 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई चलती है 1 इंटू ओ क्यू माइनस 2 इंटू ओपी अपॉन 1 - 2, m1 - m2 होता है अपॉन में। तो यहां से इसकी कैलकुलेशन करते हैं, 1 इंटू ओ क्यू, ओ क्यू ये है पोजिशन वेक्टर a -3b -2op, इसमें 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो -2a -b हो जाएगा, और अपॉन माइनस का 1 बचा, ऊपर आएगा -a -4b अपॉन -1, तो कुल मिलाकर आर के पोजीशन वेक्टर आ गए a + 4b, माइनस कॉमन लेके जब कैंसिल कर देंगे तो आर के पोजीशन वेक्टर हमें पता चल गए, पहला काम तो हो गया। अब एक बात और पूछा है इसमें, हमें ये प्रूव करना है सो दैट P इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, हमें ये बात प्रूव करनी है कि जो P है वो आर क्यू का मिड पॉइंट है। तो
क्या करेंगे, आर क्यू का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला बता रखा मैंने आपको, आर क्यू का मिड पॉइंट फाइंड करो, अगर वो पी के इक्वल आ जाए तो प्रूव हो जाएगा। तो मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू फाइंड करते हैं। आर क्यू का मिड पॉइंट होगा ओ आर प्लस ओ क्यू अपॉन 2। मिड पॉइंट के लिए जिन दो वेक्टर का मिड पॉइंट फाइंड करना हो उन दोनों को ऐड करो और अपॉन 2 कर दो। ओ आर अभी लिखा, ए प्लस 4 बी अभी अभी फाइंड किया, ए प्लस 4 बी प्लस ओ क्यू, ओ क्यू का है ये वाला है, ए माइनस 3 बी अपॉन 2। तो कुल मिलाकर ए और ए मिलकर हो गए 2a और प्लस बी अपॉन 2। कुछ लफड़ा आ रहा है, पी पॉइंट के बराबर आना चाहिए था, 2a प्लस बी रहना चाहिए था। देखना एक मिनट बेटा, मिल गए मिस्टेक। देखो यहाँ पर है 2 इंटू ओपी था ना, मैं इसमें 2 की मल्टीप्लाई करानी भूल गया था। जैसे 2 की कराओगे -4a आएगा। आपने देख ली होगी ये पहले ही, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग है तो आप बताते कैसे, है ना, बड़ी गंभीर समस्या है। -4a -2b, अब कितना हो जाएगा, ये -3a रहेगा और ये हो जाएगा जी -5b। ओके, तो कुल मिलाकर 3a प्लस 5b आएगा। 3a प्लस 5b, ओ आर की वैल्यू 3a प्लस 5b, करेक्शन कर लेना ये पूरा। ओके, अब 3a और a मिलकर हो जाएगा 4a प्लस 2b बचेगा। अब आ जाएगा आंसर 2a प्लस बी, और ये 2a प्लस बी किसके बराबर है, ये p के पोजीशन वेक्टर OP के ही बराबर है। तो हमें यही प्रूव करना था कि जो आर क्यू का जो मिड पॉइंट आएगा वो OP ही होगा। ठीक है, तो प्रूव हो जाता है इससे। एक बात समझना, इस क्वेश्चन नंबर 10 में आपको एक पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड दे रखी है। एडजेसेंट साइड के मतलब वेक्टर दे रखे हैं आपको। ठीक है, एक तो आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो एरिया तो सबने फाइंड कर लिया। एरिया फाइंड करने के लिए तो कुछ है ही नहीं, जो भी एडजेसेंट साइड हैं उनकी क्रॉस प्रोडक्ट करा के एडजेसेंट साइड के वेक्टर की और मॉड्यूलस ले दो, वो तो एरिया हो जाएगा। तो ये तो सबने कर लिया। इसके डायगोनल हमें फाइंड करने से, तो अब ध्यान से सुनना, जब भी किसी पैरेललोग्राम की आपको एडजेसेंट साइड पता हो ए और बी, तो यहां पर आप डायगोनल के अलग से फॉर्मूले लिख लो कि इफ, मैं लिख देता हूं पूरा, ठीक है, तो तुम उसे नोट कर लेना। ये लिखा हुआ है कि इफ ए एंड बी आर एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम देन इट्स डायगोनल आर। अगर किसी पैरेललोग्राम की साइड ए और बी हो ना, तो डायगोनल ए प्लस बी और ए माइनस बी होते हैं। मतलब कैसे आया, देखो इस तरीके से कि ये ए वेक्टर है, अगर ये बी है, ये इसके पैरेलल होगा, आप इसे भी बी ले सकते हो। ठीक है, तो इसे मिलाओगे तो ये वाला भी तो डायगोनल है, तो ये तो होगा ए प्लस बी, मतलब इसे यहां से मिला दोगे, यहां से ऐसे मिला दोगे तो ये ए प्लस बी बनेगा, और ये वाला डायगोनल बनेगा ए माइनस बी। ओके, ए माइनस बी ये कैसे बनेगा, छोटो, डेरिवेशन के चक्कर में नहीं लगते, बस ध्यान रख सकते हो कि एडजेसेंट साइड पता हो तो ए प्लस माइनस बी करके इसके दोनों डायगोनल आ जाते हैं। इन शॉर्ट आप ऐसे याद रख सकते हो कि डायगोनल ये होते हैं, एक होगा ए प्लस बी, एक होगा ए माइनस बी। ओके, तो अब तो आप डायगोनल फाइंड कर ही लोगे, दोनों को जोड़ दोगे तो एक डायगोनल आएगा, दोनों को घटा दोगे तो दूसरा मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है ना, ये 11th क्वेश्चन तो 11.1 एक्सरसाइज के बाद हम करेंगे, उसमें है ये डायरेक्शन रेशो और कोसाइन वाले कंसेप्ट के नहीं कर रहे हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 तीनों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 12, 13 और 14, इस 12वें क्वेश्चन में कुछ स्पेशल चीज सीखेंगे। क्वेश्चन क्या है पहले तो वो समझ लो। जैसे वेक्टर ए बी और सी, तीन वेक्टर दे रखे हैं उसने, और कहा है फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो यहां से एक ये वर्ड हमने कैच किया कि जो वेक्टर डी है वे परपेंडिकुलर टू बोथ। तो इसके लिए मैंने बताया था कि जब भी कहे परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, मतलब आप ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करोगे। ठीक है, मतलब जो डी वेक्टर है ना, वो डी वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब डी वेक्टर क्या होगा, ए क्रॉस बी के बराबर होगा। ठीक है ना, मतलब ए क्रॉस बी के ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, एक ऐसा वेक्टर जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। लेकिन एक चीज ध्यान दो यहां पर
कि ए क्रॉस बी से हमें एक ऐसा वेक्टर मिल जाता है जो दोनों के परपेंडिकुलर है, ये मिल जाता है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कुछ मैग्नीट्यूड का तो नहीं। जैसे आप ऐसे समझो कि मान लिया ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, अगर हम ए क्रॉस बी कराएं, ए क्रॉस बी कराने पर ऐसे मिल जाएगा। देखो ये मार्कर रखा हुआ है, ऐसे रख दिया मैंने, मार्कर ऐसे रख दिया, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में होगा। अब इसकी लेंथ कितनी होगी, हो सकता है लेंथ इतनी हो सकता है इतना बड़ा हो, ये यहां से यहां तक है ना, हो सकता है बिल्कुल छोटा सा हो। ओके, तो जो लेंथ है, जो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर की जो लेंथ है उसके बारे में नहीं बताता कि लेंथ कितनी होगी। ए क्रॉस बी का तुम मैग्नीट्यूड ले दोगे, जितना मैग्नीट्यूड होगा उससे ये तो पता चल जाएगा। लेकिन वो कहने लगे कि भाई 20 मैग्नीट्यूड का रखना या 7 मैग्नीट्यूड का रखना, तो उस स्थिति में जो 100% एक्यूरेसी है वो ये है कि आप एक पैरामीटर लैम्डा, मतलब एक कांस्टेंट, जैसे के ले लेते थे इंटीग्रेशन में, सी लेते थे हम, ऐसी एक कांस्टेंट लैम्डा ले लो, डी इज इक्वल टू लैम्डा ए क्रॉस बी। तो एक्चुअल में ये होता है, यहां से जो वेक्टर मिलेगा वो वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो हमने लेट कर लिया कि जो डी वेक्टर है वो लैम्डा इंटू ए क्रॉस बी के इक्वल है। लैम्डा से हमें इसका मैग्नीट्यूड भी पता चलेगा, क्योंकि ए क्रॉस बी से तो हमें इसकी सिर्फ डायरेक्शन मिल रही है। हमेशा आप लैम्डा करके करोगे, और इस लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए ही उसने ये कंडीशन दे रखी है। देखो सी डॉट डी बराबर 15, ये कंडीशन लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए दे रखी है। नहीं तो आप ए क्रॉस बी निकाल कर आपको परपेंडिकुलर वेक्टर तो मिल जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है, ए क्रॉस बी करके, लेकिन वो डी नहीं होगा, क्योंकि डी तो वो है जिसकी सी के साथ डॉट प्रोडक्ट कराने पर 15 मिलता हो। सी भी तो दे रखा, नहीं तो सी का कुछ रोल नहीं रहा। ये सी दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो उसके लिए एक्चुअल में ये है। ये बात मैंने आपको अभी तक नहीं बताई थी, हाइड करके रखी थी। दरअसल सारी बात एक साथ बच्चों को बताते तो कम कम समझ में आता है, थोड़ी थोड़ी सी बताओ, जब ये हजम हो जाए फिर अगली, है ना, एक साथ 20 रोटी थोड़ी ना खाओगे, थोड़ी थोड़ी सी खाई। तो एक्चुअल में ये होता है कि जब भी आपको दोनों के परपेंडिकुलर कोई वेक्टर लिखना हो तो आप लेमडा इंटू ए क्रॉस बी लिखोगे। लेमडा क्या है, कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू है। अब पहले तो ए क्रॉस बी फाइंड कर ही लें, तो लेमडा, सॉरी, डी इक्वल टू लेमडा इंटू ए क्रॉस बी के लिए आई जे के, ए वाले लिखोगे कितने 142, ये प्रोडक्ट करनी आ गई होगी आपको। भाई एक बात और मैं बता दूं कि क्रॉस प्रोडक्ट का 3D में बहुत ज्यादा यूज है, यहां नहीं है लेकिन 3D में बहुत है। कितना हो जाएगा ये, लेमडा इंटू 28 में से 4 गई 24 आई कैप, सही है ना, 28 और 4 32 होगा। मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, ध्यान रखा करो आप। 28 प्लस 4, जे कैप वाले के लिए 7 माइनस 6 1 रह गया, माइनस जे कैप। के कैप वालों के लिए बात करें तो -2 -12 -14 -14 के कैप, ये हुआ लेमडा। डी इक्वल टू लेमडा इंटू इतना हो गया, डी वेक्टर आ गया आपके पास। अब इस लेमडा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप ऐसे लिखो यहाँ पर कि नाउ सी डॉट डी इक्वल टू 15। तो सी वेक्टर वो दे रखा है और डी ये है, दोनों की डॉट प्रोडक्ट 15 दे रखी है। तो सी वेक्टर 2i माइनस जे प्लस 4k डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, इसमें जो लेमडा आ रहा है उसे पूरे के बाहर ही रख लो, पूरे के बाहर रख लिया से, और 32i कैप माइनस जे कैप माइनस 14k कैप इक्वल टू 15। डॉट प्रोडक्ट तो बिल्कुल सीधी सीधी होती है, 32 दूनी 64 हो जाएगा ये, जे वाले की जे में कराएंगे +1 और -56, तो 9 आ गया होगा ये, तो 9 ये हो गया, 9 लेमडा इक्वल टू 15, तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 15/9, मतलब 5/3। देयरफॉर डी वेक्टर आएगा 5/3, 5/3 इंटू, यहाँ पे रखेंगे देखो लेमडा की वैल्यू, क्योंकि डी वेक्टर ये था एक्चुअल में, 5/3 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, तो ये डी वेक्टर हो जाएगा। ओके, तो इसमें नई बात क्या सीखी हमने कि जब भी हमें ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर कोई तीसरा वेक्टर फाइंड करना हो तो उसे लेमडा इंटू ए क्रॉस बी लिखेंगे, इसे याद रख लेना। ठीक है, इसे नोट करो। अगला क्वेश्चन देखो, ये जो 13 क्वेश्चन है ना, इस 13 क्वेश्चन की लैंग्वेज में इसका सॉल्यूशन छिपा हुआ है। जो बच्चा इसकी लैंग्वेज सही से कैच कर लेता है, क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है इसमें,
लिखा हुआ है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस विद अ यूनिट वेक्टर। मतलब क्या करना, इस वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट करनी हमें एक यूनिट वेक्टर के साथ। स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट करनी, आई प्लस जे प्लस के, इस वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट किसके साथ करनी, एक यूनिट वेक्टर के साथ। वो यूनिट वेक्टर कौन सा, अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन दोनों के सम के अलोंग जो यूनिट वेक्टर बनता होगा उस यूनिट वेक्टर की और इसकी डॉट प्रोडक्ट बराबर बराबर कितनी है, 1 है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करें, इन दोनों के सम के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है, तो पहले इनका सम करेंगे और फिर उसे यूनिट वेक्टर बना लेंगे। सम कैसे करेंगे, सम करो इनका, लैम्डा प्लस 2 आई कैप होगा देखो, और प्लस 6 जे कैप -2 के कैप, ये तो इनका सम हुआ। ठीक है, इन सम के एलोंग इसे यूनिट बनाना, तो इस वेक्टर को यूनिट बनाने के लिए बटे में इसका मैग्नीट्यूड तो रखा जाएगा भाई, यही तो काम करते हैं। तो बटे में इसका मैग्नीट्यूड मतलब लैम्डा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4, और इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट बराबर 1। अब देखो अपोन में जो मैग्नीट्यूड है वो तो एक न्यूमेरिक वैल्यू होगी ना, उसे तो बटे में से हम उधर 1 के साथ भेज दें मल्टीप्लाई में। यहाँ इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट करवा दो, आई वाले की आई में कराओगे तो लैम्डा प्लस 2, जे वाले की जे में कराओगे तो +6, के की के में कराओगे तो -2, और बराबर इसे उधर भेज रखा हमने, अंडर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40 लिख दो, 36 और 4 को जोड़ के इधर कितना हो जाएगा, ये लैम्डा +6 और इक्वल टू, वो अंडर रूट रहेगा तो होल स्क्वायर कर लो, अंडर रूट हटाने के लिए होल स्क्वायर कर दिया, उधर बचा भाई एक लैम्डा स्क्वायर +4 लैम्डा +44। अब यहाँ भी होल स्क्वायर ओपन कर लो, लैम्डा स्क्वायर +36 +12 लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर +4 लैम्डा +44। लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर कैंसिल होगा, 4 लैम्डा घटेगा, 8 लैम्डा बचेगा यहाँ पर, 36 में से 4 घटा दो, 8 बच गया, लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो मेन लाइन इसकी यही थी जो हमने क्वेश्चन की लैंग्वेज से उठा के कैच की और ये रख दी। फिर से समझ सकते हो इसे, ये कहा था द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर एंड अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस। मतलब क्या है कि इन दोनों के सम के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा उसकी इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। तो इन दोनों का सम तो देखो ये हो गया, और इसके एलोंग यूनिट वेक्टर लिखने के लिए इस वेक्टर को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करते ये जो भी एक वेक्टर मिला उसकी डॉट प्रोडक्ट इसके साथ कराने से आंसर 1 आता है। ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी थी, इस तरीके से ही आ जाएगा। ओके, डॉट प्रोडक्ट करा के और फिर सिंप्लीफाई करना है बस। और ये क्वेश्चन में बिल्कुल लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज समझ में आते ही क्वेश्चन हो जाएगा। लिखा हुआ है इफ ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो हर एक लाइन से ना डाटा उठा के नोट करते रहा करो, जहां से जो बात पता चलेगा इसे तुरंत नोट कर लिया हमने। यहाँ कह दिया कि तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, इसका मतलब तीनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। कुछ इस तरीके से देखो, ए और बी परपेंडिकुलर होंगे मतलब ए डॉट बी की वैल्यू 0, बी और सी भी परपेंडिकुलर है मतलब बी डॉट सी की वैल्यू 0, सी और ए भी परपेंडिकुलर है मतलब सी डॉट ए की वैल्यू 0। तो ये तीन चीजें हमें सिर्फ इतनी लाइन से मिल गई। आगे और भी लिखा हुआ है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, ये जो ए बी सी है ये परपेंडिकुलर भी हैं तीनों और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, मतलब तीनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल हैं। देखो इतनी सारी बातें हमें इस पहली लाइन से मिल गई, इन तीनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, तीनों की डॉट प्रोडक्ट भी 0 के बराबर है। ओके, अब हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू ए बी एंड सी। इस वर्ड का मीनिंग समझो, इक्वली इंक्लाइन, इंक्लाइन का मतलब एंगल से आप ले सकते हो, इंक्लाइन मतलब झुका हुआ होता है एक तरीके से, जैसे ये वेक्टर इसके ऊपर कुछ ऐसे झुका हुआ सा है ना, तो इंक्लाइन का मतलब झुका हुआ होता है कि इसके ऊपर, तो यहाँ एंगल के रूप में ही बोलते हैं इसे, कि हमें कुल मिलाकर ये बताना है कि a प्लस बी प्लस सी का जो एंगल a के साथ बनेगा वही a प्लस बी प्लस सी का b के साथ बनेगा, और वही एंगल a प्लस बी प्लस सी का c के साथ बनेगा। यानी कुल मिलाकर हमें कुल मिला के क्या करना है, a प्लस बी प्लस सी का a के साथ एंगल फाइंड करेंगे।
फिर a प्लस बी प्लस सी का b के साथ एंगल फाइंड करेंगे, फिर a प्लस बी प्लस सी का c के साथ एंगल फाइंड करेंगे, तीनों एंगल बराबर आ जाएंगे। तीनों एंगल बराबर आते ही आप कह दोगे कि ये तीनों पर इक्वली इंक्लाइन है। तो वन बाय वन एंगल फाइंड करने स्टार्ट करते हैं। एंगल बिटवीन a प्लस बी प्लस सी एंड ए वेक्टर, ठीक है। इनके बीच के एंगल को अल्फा मान लेते हैं हम। वही कोस वाला फॉर्मूला, कोस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। तो जब इन दोनों के बीच का एंगल लिखना है तो इन दोनों की डॉट प्रोडक्ट तो ऊपर रहेगी, डॉट प्रोडक्ट ए अपॉन में इनके मैग्नीट्यूड, अपॉन ए का मैग्नीट्यूड। इस तरीके से ये लिख दिया हमने। अब इसकी डॉट प्रोडक्ट आप अंदर करा दो। ए की ए में कराओगे ए डॉट ए, ए डॉट ए को मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर लिख दो। ध्यान है प्रॉपर्टी, ए डॉट ए को मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर, तो ए डॉट ए को मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी या बी डॉट ए की बात होती है, डॉट प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं होता। अरे रहन दो ना, बी से ए डॉट ए ही रहने दिया। और अपोन में ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड, सही है। अब आप इसमें देखो ए डॉट बी और सी डॉट ए, ये दोनों वैल्यू तो जीरो हो जाएंगी। यहां लिखा हुआ है ए डॉट ए को मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर और अपोन में ए प्लस बी प्लस सी और मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। अब क्या होगा, स्क्वायर से एक मैग्नीट्यूड खत्म हो जाएगा, ऊपर बचा और नीचे, यानी कुल मिलाकर कोस अल्फा की वैल्यू में यहां अलग से लिख देता हूं। कोस अल्फा की वैल्यू आ गई मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, बस ये आ गई ना, क्योंकि अपोन का ये तो खत्म हो गया। बोर्ड पर स्पेस कम होने की वजह से मैं थोड़ा सा समराइज कर रहा हूँ क्वेश्चन को। देखो, जब आप कोस बीटा मतलब जब आप फाइंड करोगे एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड बी वेक्टर, जब बी वेक्टर का लोगे उसे आप बीटा मान लो एंगल को, और यहाँ भी डॉट बी बनेगा ये, और जब डॉट बी बनेगा तो बी डॉट बी रह जाएगा, बाकी दोनों जीरो होंगी। अपोन में भी बी का मैग्नीट्यूड, कुल मिलाकर सारी कहानी सिर्फ ये बचेगी कि कोस बीटा की वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड ऑफ बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। बिल्कुल सेम इस प्रोसीजर से करोगे। अब ये भी तो दे रखा है कि b का मैग्नीट्यूड और a का मैग्नीट्यूड बराबर हैं दोनों, तो b मैग्नीट्यूड को आप a मैग्नीट्यूड से रिप्लेस करा सकते हो। तो देखो कोस बीटा की वैल्यू भी इतनी आई, कोस अल्फा की वैल्यू, दोनों वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम। ऐसे ही जब आप c वाला वेक्टर लोगे यहाँ पर, उसके साथ भी मैग्नीट्यूड ऑफ c और बटे में a प्लस बी प्लस सी आएगा, और c का मैग्नीट्यूड वापस a के ही बराबर है क्योंकि तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है, तो वेक्टर a प्लस बी प्लस सी लिख दोगे आप, ठीक है। अब देख सकते हो कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा तीनों वैल्यू बराबर आ रही हैं, तो सिंस यहां से कंक्लूजन आया कोस अल्फा इक्वल टू कोस बीटा इक्वल टू कोस गामा, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, इसलिए अल्फा बीटा और गामा तीनों वैल्यू बराबर होंगी, ठीक है। करो तो इस क्वेश्चन को 14 नेक्स्ट देखो फिर, और नोट कर लेना एक बार वीडियो रोक के। ये जो क्वेश्चन नंबर 15 है ना, इसमें हमें प्रूव करना है ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। और ये कह रखे है कि ए और बी दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है। तो इस स्थिति में आप सिंपल एक काम करो, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करा दो। ए डॉट ए को तो ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए और जी प्लस बी डॉट बी। अब जब उसने ये कह दिया कि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर के केस में ए डॉट बी और बी डॉट ए दोनों जीरो हो जाएंगे। दोनों जीरो हो गए, बी डॉट बी का मतलब भी है बी का स्क्वायर, तो देखो ये खत्म हो गए, तो वही बचा। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ऐसे ही था आपका। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, खैर 16 17 18 19। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ए डॉट बी ग्रेटर देन जीरो। तो थीटा के बारे में कुछ चार ऑप्शन दे रखे हैं कि थीटा किस किस के बीच में होगा, कुछ इस तरीके से है। तो सबसे पहले ए डॉट बी को आप ओपन करो। ए डॉट बी का मतलब है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो।
ए और बी दोनों पॉजिटिव होते हैं, उधर ले जाके जीरो के बराबर कर दो, मतलब कोस थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आ गई। मतलब कोस पॉजिटिव आया, अगर कोस पॉजिटिव आया तो किस क्वाड्रेंट में होगा? कोस होता है पॉजिटिव पहले क्वाड्रेंट में, मतलब जीरो से लेकर 90 डिग्री तक, पाई बाई 2 तक, ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू जीरो से पाई बाई 2। इक्वल का भी निशान है तो आप इस पर इक्वल का भी निशान लगा सकते हैं। ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा है जीरो से पाई बाई 2 वाला। अब किसी बच्चे को ये लग रहा होगा जी फोर्थ क्वाड्रेंट में भी तो पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ में होता तो है पॉजिटिव नो डाउट, लेकिन फोर्थ वाला कोई ऑप्शन तो नहीं दे रखा है इसमें, आपको ऑप्शन भी तो मैच कराना है, ठीक है। अब 17 क्वेश्चन बहुत ज्यादा मैं इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूंगा खैर, मतलब पर बहुत बढ़िया कंसेप्ट है और एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है। इसे बिल्कुल अलग से लिख लेना, जैसे मैंने तुम्हें इंटीग्रेशन में कहा था ना कि इंटीग्रेशन की ट्रिक्स याद रखोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा, इसी पे आप एक तरीका ही समझे। यहाँ पर क्या है, कुछ ए बी उसने कह रखा है क्वेश्चन में कि ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं, तो जब ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं तो उनके मैग्नीट्यूड 1 होंगे। और फिर ये कहा कि ए प्लस बी भी एक यूनिट वेक्टर होगा। अगर थीटा के बारे में फिर कुछ 4-5 बातें यहाँ ऑप्शन दे दिए कि थीटा इतना होगा, तो ए प्लस बी को भी हम एक यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, यहाँ पर ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर होगा, तो थीटा की कंडीशन हमें पता करनी क्या होंगी। सबके जब मैग्नीट्यूड दे रखे हो और थीटा पता करने के लिए, अब आप एक बात समझो, जब हमें मैग्नीट्यूड दे रखे हैं और हमें थीटा पता करना, कुछ थीटा थीटा वाला जो कंसेप्ट है, मतलब जो एंगल फाइंड करता है ए और बी का, वो एंगल तो ये इस तरीके से आता है, cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब स्केलर प्रोडक्ट आनी चाहिए कुछ। तो यहाँ पर कंसेप्ट कुछ इससे ए डॉट बी फाइंड करनी है हमें, मेन मोटिव तो ये है क्योंकि ए और बी का मैग्नीट्यूड तो पता ही है हमें, ए डॉट बी पता करनी है। तो जब भी आपको मैग्नीट्यूड प्रोवाइड कर रखे हो क्वेश्चन में, अब ध्यान से सुनना इस सेंटेंस को, जब भी आपको क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड दे रखे हो वेक्टर के और डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी हो, तो आप इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे, ए डॉट ए या मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू ए डॉट ए। मतलब क्या हुआ, यहाँ पर इस चीज से आ जाओ पहले, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 दे रखा है उसने, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 1 है तो स्क्वायर भी 1 ही होगा उसका, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी यूज करी इसमें हमने, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू 1। अब हमें मैग्नीट्यूड की हेल्प से डॉट प्रोडक्ट पता चल जाएगी, तो जब भी हमें मैग्नीट्यूड की हेल्प से डॉट प्रोडक्ट फाइंड करनी हो तो आप मैग्नीट्यूड के स्क्वायर वाली ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे। अब देखो इसके स्क्वायर का होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, बता रखा ना ये फॉर्मूला तो मैंने आपको, इक्वल टू 1। अब ए 1 दे रखा है, बी की वैल्यू भी 1, प्लस 2a डॉट बी इक्वल टू 1, 1 से 1 कट जाएगा, -1/2 आ जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी आ गया -1/2। तो जैसे ही यहाँ पर ए डॉट बी की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो -1/2/1 और 1 तो 1 ही रह जाएगा, कुल मिलाकर cos थीटा की वैल्यू -1/2 आ गई। माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, 1/2 होती है cos पर 60, मतलब ये 120 की वैल्यू आ जाएगी। थीटा देख लो 120 डिग्री, 120 मतलब 2π/3 हो जाएगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन दे रखा है 2π/3 आप उसे करेक्ट कर लोगे, कर लोगे इन्हें। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। वैसे तो किसी ने पूछा नहीं है पर शायद हुआ नहीं होगा, या तो बच्चों ने अटेम्प्ट नहीं किया इसलिए नहीं पूछा। मैं बता देता हूँ 18 को अपनी तरफ से। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आई डॉट जे क्रॉस के, जे डॉट आई क्रॉस के और के डॉट आई क्रॉस जे। इस क्रॉस प्रोडक्ट वाले की वैल्यू रखेंगे पहले। मैंने आपको बताया था कि अगर सीरियल वाइज चलेंगे तो प्लस का आएगा, जैसे जे क्रॉस के है तो इसकी वैल्यू आई हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ आई क्रॉस के की वैल्यू रखो, आई क्रॉस के सीरियल वाइज नहीं हुआ, के क्रॉस आई होता सीरियल वाइज, तो इसका आंसर आएगा -j, तो जे डॉट -j। फिर प्लस आई क्रॉस जे की वैल्यू होगी के, तो के डॉट के, ठीक है। अब आई डॉट आई की वैल्यू 1, जे डॉट जे की वैल्यू भी 1, लेकिन एक माइनस है तो -1 हो जाएगा, और के डॉट के की वैल्यू भी 1, तो फाइनल आंसर इसका 1 आ जाएगा। 1 वाला ऑप्शन आप टिक कर दोगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाओ, आखिरी क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 19।
लिखा हुआ है द थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, और कुछ इस तरीके से भी है कि ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मतलब दोनों साइड मॉडुलस का निशान लगा दिया। तो हमें कुछ थीटा के बारे में बताना कि इन चारों में से थीटा क्या होगा। तो बस इनके फॉर्मूले यूज कर लो। ए डॉट बी का तो होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कोस थीटा, ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा। दोनों तरफ मैग्नीट्यूड तो कैंसिल हो जाएंगे, कोस थीटा इक्वल टू साइन थीटा आ गया, और कोस और साइन तो पाई बाई 4 पर बराबर होते हैं ना दोनों, तो थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 4 हो जाएगी। आप ऑप्शन चेक कर लो, ठीक है ना। तो ये था इस एक्सरसाइज का पूरा सॉल्यूशन। एक दो क्वेश्चन को छोड़ के मैंने कोई स्किप नहीं किया, अगर वे ना हो फिर भी तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है, कहीं भी प्रॉब्लम हो पूछ सकते हो। तो चैप्टर भी ये खत्म हो गया, नेक्स्ट चैप्टर 3D स्टार्ट करेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।